want to start a career in GST, मतलब लाइक जो या तो जॉब करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें अपने करियर को? राइट। तो बेसिकली डायरेक्ट आंसर पे आने के पहले मैं बोलूंगा मेरा एक करियर पाथ क्या है, ठीक है। तो एक करियर पाथ से एक ज्यादा आइडिया मिलेगा लोगों को कि एक ही फील्ड में स्टिक करे कि गो विद द फ्लो, ठीक है। सो बेसिकली आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड ए गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ ग्रेजुएट। तो मैंने बहुत सारी प्रोफाइल हैंडल की है ड्यूरिंग द ईयर। तो लास्ट अराउंड 13-14 ईयर्स में मैंने कंपनी सेक्रेटरी से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं फाइनेंस में आया और एक्सीडेंटली मैं इनडायरेक्ट टैक्स में आया। तो मैं ये नहीं बोलूंगा इनडायरेक्ट टैक्स मेरा फर्स्ट चॉइस था कि मेरे को यही करना है, राइट। आज जब से जीएसटी आई है तब से एक इनडायरेक्ट टैक्स बहुत लुक्रेटिव फील्ड है, क्योंकि आप देखेंगे तो डिमांड फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेरी ह्यूज इन जीएसटी। क्योंकि क्या है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, राइट। काम बहुत लोग कर रहे हैं बट जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट सबके पास नहीं है। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि स्किल सेट क्या होना चाहिए। अगर किसी को भी अगर जीएसटी में करियर बनाना है तो बेसिक 2 स्किल सेट है, एक सॉफ्ट स्किल, एक टेक्निकल स्किल। तो ट्राई करूंगा मैं बोलने का कि सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल क्या हो सकता है। तो मेरा अगर आप बोलोगे तो मैं अराउंड 2013 से इंडायरेक्ट टैक्स हैंडल कर रहा हूँ एंड मैंने अराउंड 22 स्टेट का मल्टी वैट हैंडल किया असेसमेंट लेवल तक, ठीक है। एंड देन जब जीएसटी आया तो आई मूव टू पीडब्ल्यूसी में मैं अराउंड 1.5 साल था। 1.5 साल मैंने वहाँ पे प्री जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया है। लाइक कि इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, लाइक हमारे क्लाइंट थे आपका वर्ल्ड का नंबर 1 सोशल मीडिया, वर्ल्ड का नंबर 1 इंटरनेट सर्च साइट, नाम नहीं ले सकता मैं बिकॉज ऑब्वियसली द क्लाइंट सीक्रेसी देयर। देन नंबर 1 फार्मा इन इंडिया। तो इस लेवल के क्लाइंट हमने हैंडल किए थे जहां पे उनको हमने असिस्ट किया कि जीएसटी में अगर जाओगे तो क्या प्रॉस एंड कॉन्स आएगा। और उसके बाद मैं जंप आया, मैं कार्वी ज्वाइन किया मैंने। तो कार्वी वाज वन ऑफ द जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आपको पता है आज के डेट में क्या है, अराउंड 68 कॉर्पोरेट्स है जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को लीड करने का। लीड मतलब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही नया था, तो ऐसा कोई भी मार्केट में नहीं था जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर इसने हैंडल किया है। तो दे पिक मी अप फ्रॉम पीडब्ल्यूसी की बिग 4 का एक्सपीरियंस है। तो वहां से मैं जीएसपी हैंडल किया, अराउंड 2 साल में उनके साथ था। अराउंड 100 मैंने पैन इंडिया मैंने सेशन किए। सेशन मतलब एक नेशनल लेवल पे एसोचेम, सिक्की या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो मिनिस्टर भी साथ में थे हमारे, उनके साथ हमने सेशन किया। और नवंबर 18 से मेरा खुद का अपना एक कंसल्टिंग फर्म है, मेकला इज अवेयर ऑफ टैक्स मार्वल कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी बोल के कंसल्टिंग फर्म है मेरा। तो अप्रोक्सीमेटली नवंबर 18 से मैं टैक्स मार्वल में हूँ। तो इफ यू आस्क मी, करियर बनाने के पहले आप ज्यादा सोचो मत, आप वेट मत करो कि एग्जैक्टली करेक्ट करियर कहाँ है। आप पहले ये देखो कि आपका मन मतलब बेंट किधर है। इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो आप पहले देखो कि आपको जाना कहाँ है, वो डिसाइड करो। ये नहीं कि सब लोग जीएसटी में काम कर रहे हैं तो मैं भी जीएसटी में ही काम करूंगा। सबका अपना स्किल सेट अलग होता है। किसी का फैमिली बैकिंग है, उनके फादर, सीनियर भैया सब लोग जीएसटी में काम कर रहे हैं, वो साथ में जुड़ गए। बिकॉज ये अटक गया क्या? शायद हो गया। हेलो, नहीं अब ठीक है। ओके, या हाय। यस सर। एक मिनट, लिंक मुझे दिख नहीं रही है मुझे। राइट। सो आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है। सो Q&A स्टार्ट करते हैं। एज एन देन एंड देयर मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा कि स्किल सेट क्या चाहिए, कैसे करना है, ठीक है। सर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने सीए, सीएस, सीएम में तीनों किया, तो मतलब इसके पीछे मतलब आपकी क्या थिंकिंग थी कि तीनों डिग्री करने के पीछे क्या मेंटालिटी थी? राइट। तो मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ। तो जब हम लोग क्लास 12 पास किए तो कुछ पता नहीं था। और मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 98 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम में न सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना कोई ऐसे लोग थे जो बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, ना ही हमारे पास अल्टरनेटिव था। तो मेरा फ्रेंड गया फॉर्म लेने के लिए कि सीएस का फॉर्म लेने चल रहा है, चलेगा क्या? मैं बोला सीएस क्या होता है, तू साथ में चल, देख लेते हैं। तो फॉर्म लेके हम सीएस का आ गए और हमने बीकॉम के साथ में मैंने सीएस ज्वाइन की। तो और
सब लोग सीए कर रहे थे, बट मेरी मैथ थोड़ी वीक थी, तो मैंने सीए ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सीए फाउंडेशन में मैथ्स होता है। तो मैंने बोला बीकॉम के बाद करेंगे तो डायरेक्ट इंटर में एडमिशन मिल जाएगा। तो फॉर्चुनेटली बीकॉम के साथ ही मेरा सीएस कंप्लीट हो गया। मैंने फिर सीए में एडमिशन लिया, मैंने इंटर एक बार में क्लियर किया, और फिर जब जॉब में आया तो बिल्कुल सीए छूट गया। जैसा सबके साथ होता है कि जॉब आने के बाद क्या होता है कि टाइम मिलता नहीं है। तो 2000 अराउंड 4 में मैंने सीए इंटर क्लियर किया, लॉ भी कंप्लीट किया, और फुल टाइम जॉब में आ गया। फुल टाइम जॉब में आने के बाद टाइम मिलता नहीं है, सोचते हैं पढ़ेंगे बट होता नहीं है। तो 2004 में मैंने जो ब्रेक लगाया, अप्रोक्सीमेटली 2012 में जाके मैंने वापस रीस्टार्ट किया कि फाइनल बचा ट्राई करते हैं। 2013 में जॉब के साथ मैंने सीए कंप्लीट किया, और मैंने आईसीडब्ल्यू में तब ये दो हेल्प करता है तो ICW तो मैं Is the voice problem only at my end or is it for all? सर आपकी थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आपकी थोड़ी वॉइस डिस्टरबेंस कर रही है। It's very inaudible right now. Sound of the air, I don't know from where. अभी थोड़ा ठीक है, एक बार बोलिए सर। हाँ, अभी सही है। Right. Yeah, right. So हाँ, ठीक है। maybe someone is outside, तो उसका वो एयर का आवाज आ रहा है। तो बेसिकली कोई सीए में साथ में करने का मेरा इच्छा नहीं था, जस्ट जैसे जैसे लाइफ चली वैसे वैसे मैंने कंप्लीट किया। तो बेसिकली टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय ऑल द 3 डिग्रीज एंड आई हैव आल्सो कंप्लीटेड लॉ। तो जब सीएस किया तो मेरे को बोला गया था कि सीएस और लॉ का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तब बोला जाता था कि सीएस और लॉ का कॉम्बिनेशन इज गोल्डन कॉम्बिनेशन। So I never thought that I'll come into indirect tax, I'll come into practice and all, but जॉब के एंगल से बोला गया था कि ठीक है, ये तीनों आप करोगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा और पैसे अच्छे मिलेंगे। तो एक फ्रेशर की थॉट प्रोसेस यही होती है, प्रोफाइल के अब बाद में पहले मेरे को देखना है पैसे कितने मिलेंगे। तो उस एंगल से मैंने दोनों किया, और उसका मेरे को बेनिफिट भी मिला कि मैं लिस्टेड कंपनी में आई स्टार्टेड माय करियर इन लिस्टेड कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। देन आई जॉइंड अ गैमन ग्रुप कंपनी इन नागपुर। I went out of Calcutta. I joined Gammon Group company. So this was the history of doing my CS, CS and CMA. Thank you so much, sir. Now we should start with the actual topic. Hello. So if anyone has any queries, you can ask. Yeah. या Hello? मेघला आ रही है आपकी आवाज। पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन Okay. पूछो। मेघला आवाज आ रही है आपको? Yes, yes. हाँ, तो पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर, मैं सबसे पहले आप मुझे यही बताइए कि लाइक जो भी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको जीएसटी में करियर बनाना है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? जैसे कहाँ गुड अपॉर्चुनिटीज है इन जॉब या फिर प्रैक्टिस? मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट गो फॉर ए जॉब, तो वो कैसे अप्लाई करें अपने करियर के अंदर? कौन सी कंपनियां हैं जो जीएसटी के अंदर मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है? राइट। सो बेसिकली मेकला क्या है कि बिफोर यू गो इनटू ये सारे क्वेश्चंस, पहले मैं बोलूं कि स्किल सेट क्या होना चाहिए आपका। तो जीएसटी के लिए जो स्किल सेट चाहिए, एक तो आपको सॉफ्ट स्किल है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल शुड बी बेटर, राइट। देन आपका एक इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होना चाहिए, टीम वर्किंग। आज जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हमारे पास अगर छोटी फर्म में मैंने काम किया हुआ तो 2-4 लोग ही है। जब मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ तो एक मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंडर में जब मैं काम करता हूँ तो एक बहुत लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट। सो बिफोर यू मेक एनी करियर इन एनी फील्ड, आपको ये इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होने चाहिए, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ठीक है मैं सही हूँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर टीम इज इंपॉर्टेंट, तो गाइड योर टीम प्रॉपरली। अब स्पेसिफिक टू जीएसटी अगर आपको काम करना है तो अगर आप एज अ फ्रेशर इफ यू वांट टू स्टार्ट, देन ट्राई टू लर्न, बिकॉज अभी तक क्या है 1000 से ऊपर नोटिफिकेशन, सर्कुलर और अमेंडमेंट आ चुके हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि मैं वो सारा पता है मुझे, बिकॉज 3 दिन पहले अगर आप देखोगे तो जीएसटी में 3 दिन में इतने चेंजेस आ चुके हैं कि
3 दिन अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो आई एम ओल्ड, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, अगर एनीवन वांट्स टू स्टार्ट अ करियर इन जीएसटी, मेक योर थ्योरी बेटर, राइट? पहले अपना थ्योरी को बेटर कीजिए, देन ट्राई टू फाइंड आउट द बर्निंग इश्यूज इन जीएसटी। आपके जीएसटी में बर्निंग इश्यूज क्या है? क्योंकि जो बर्निंग इश्यूज है वो सारे इंडस्ट्री, सारे फर्म, सब जगह सेम ही रहेंगे। वन बर्निंग इशू बीइंग इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकंसलेक्शन इशू एक है जो सब जगह पे है। सेकेंड जो बर्निंग इशू है वो है अपना असेसमेंट का इशू आएगा, जो अभी सारे फर्म्स को असेसमेंट करवाना है। थर्ड बर्निंग इशू जो रहेगा वो टाइम टू टाइम जो डिपार्टमेंट का जो नोटिस आता है, हाउएवर स्मॉल नोटिस। फोर्थ इशू बीइंग किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, किसी का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। तो ये 3-4 एरिया जो है, आप कहीं भी जाओगे तो ये 3-4 इशू सबको है। इवन यू गो टू रिलायंस, they will be bogging down with 3-4 issues. Even you go to a smaller company, they will also have similar issues. So first and foremost is, आप पहले थ्योरी पे ध्यान दो, थ्योरी को अपने आप को अपडेट करो, सी लास्ट 6 मंथ में क्या क्या चेंजेस है। बिकॉज सीए की प्रॉब्लम क्या है, जब हम सीए का एग्जाम देते हैं ना तो 6 महीना पहले तक का ही सर्कुलर आता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप बोलोगे तो 6 महीना पहले तो कुछ भी नहीं है। आप व्हेन यू पास एंड यू कम टू द रियल वर्ल्ड, आपके पास वो स्किल सेट नहीं रहता है आज के डेट के लिए कि अगर मैं सीए फाइनल पास तो क्या आया, देयर इज अ गैप ऑफ 9-10 मंथ, 6 मंथ पहले का अमेंडमेंट, एग्जाम दिया आपने और रिजल्ट निकलने में 10 महीने का गैप है। 10 महीने पूरी जीएसटी चेंज हो चुकी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब बोलते हो भाई हाँ मैंने इनडायरेक्ट टैक्स की थ्योरी पढ़ी है, बट क्या पढ़ा है? आज के डेट में सारी थ्योरी ओल्ड हो चुकी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप पहले अपने आप को अपडेट करो लास्ट 6 months to 8 months में क्या चेंजेस है। Then you try to follow advanced ruling. अगर आपको, if you want to make a career in GST, go and read advanced ruling. Advanced ruling आपको फ्री में मिल जाएगी GST काउंसिल की वेबसाइट पे। Go to GST काउंसिल वेबसाइट, डाउनलोड few rulings. Ruling is the best way to update yourself. उसमें वो सारे लॉ को एक टेक्निकल वे में डिस्कस करते हैं। तो आप GST काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, रोज सिर्फ 2 या 3 एडवांस रूलिंग डिस्कस कीजिए, पढ़िए। देयर आर लॉट ऑफ फ्री वेबसाइट्स जहां से आपको अपडेट मिलते हैं, ठीक है? कहीं पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट है तो डोंट रीड इट एज अ थ्योरी कि बस पढ़ लिया आपने हो गया। ट्राई टू सी उसका प्रैक्टिकल अपडेट क्या है, राइट? कि कहाँ पे उस कंपनी को क्या काम आएगा, राइट? देयर 36(4) बोल के एक रूल चेंज हुआ, ठीक है? आपने थ्योरी पढ़ लिया, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कंपनी वाले पूछेंगे भाई 36(4) का जो चेंज है वो हम अप्लाई कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें उसको। बिकॉज थ्योरी में आप बोलना ईजी है, बट एक कॉर्पोरेट में जब आप जाते हो तो द वर्ल्ड रियली चेंजेस। There are so many practical difficulties around that. So try to learn how to overcome those practical difficulties, right? जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड सेक्टर के लोगों से काम कर रहे हैं जो ना लॉ समझते हैं ना कुछ समझते हैं, राइट? So theory is different, practical is different. So try to develop the mix of both. अगर कहीं पे आपको इंटर्नशिप मिल रही है, पैसे थोड़े कम है, spend 6 months, right? If your financial condition is not such कि भाई आपको अलाउ करता है कि वो 6 months आप दे पाओ, देन यू गो फॉर अ पेइंग जॉब। अदरवाइज अगर मेरे से पूछोगे तो 6 months आप ट्राई करो जहां पे आप सीखो। वंस यू लर्न, अपने आप अर्निंग आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन कि लाइक जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तो लाइक जैसे कोई भी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब के लिए जाता है तो मोस्टली थ्योरी नहीं पूछी जाती है, आपसे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है, तो वो कैसे क्वेश्चंस का आंसर दे और कैसे उस इंटरव्यू को फाइट करे? राइट, सो माय ओनली फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज बी ऑनेस्ट। आप बिकॉज इन जीएसटी आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो, सामने वाला जो बैठा हुआ है वो प्रैक्टिकली डील करता है, ठीक है? अगर आर्टिकलशिप में हमने बेसिक भी काम किया हुआ है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग भी किया है, तो बोलिए सर मैंने रिटर्न फाइलिंग किया हुआ है, रिकंसलेक्शन पे काम किया हुआ है। अगर ये 2 बोलेंगे तो आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगा। कॉर्पोरेट विल नॉट, आप एज अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन कॉर्पोरेट इज टेकिंग, दे विल नॉट expect you to be an experienced person or an expert unless until you are from a big 4 article, right? So उनको भी पता है कि ये एक्सपर्ट नहीं होगा, बट क्या रहेगा, बेसिक स्किल सेट इसको आना चाहिए। अगर रिटर्न फाइलिंग इसने किया है तो इसको पता है कौन से टेबल में क्या डालना है, राइट? रिकंसलेक्शन हैंडल किया है तो he might have learned how to sanitize the purchase register, how to compare with 2A, what is 2A, what is 2B. So कॉर्पोरेट वाले यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक इतना पता होगा। नोबडी नोज कि भैया आपको 36(4) का पूरा एप्लीकेशन पता है, आपने कहीं पे बड़ा हैंडल किया हुआ है, ठीक है? सो डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ कि आपको एकदम एक्सपर्ट बन के आप इंटरव्यू में जाओगे।
तो सर एक माय ओनली अंडरस्टैंडिंग इज बेसिक ऑफ जीएसटी आप जानिए, पूरा थ्योरी पढ़ के जाइए अराउंड दैट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लास्ट 7 to 10 डेज का अपडेट जरूर देख लीजिए। ओके सर जैसे एक मतलब एक पूरा बेस का ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये है कि मतलब व्हाई शुड वन गो फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी की जो फील्ड है उसमें किसी को क्यों जाना चाहिए, लाइक काफी अदर फील्ड्स है या जीएसटी में ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो जीएसटी में एक अच्छा करियर आपको दे सकती है? अग्रीड सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट सबसे पहले यही है कि क्यों जाना चाहिए, राइट? सो out of the entire indirect tax or direct tax or accounting fields, there are lot many changes in each and every field. आपका ऑडिट में भी चेंजेस आए हैं, डायरेक्ट टैक्स में भी चेंज आ रहा है, लेकिन जीएसटी क्या है 2017 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी भी जो फियर फैक्टर है इंडस्ट्री में, एक फियर फैक्टर बढ़ा है। तो जीएसटी में अगर आप मेरे से पूछते हो, ग्रोथ इज वेरी 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 मच, आपको बहुत इमीडिएट ग्रोथ मिलेगा। ओनली थिंग इज अब जीएसटी में आप कर क्या सकते हो। सो जीएसटी में अगर आप एक कंसल्टिंग फर्म में जाते हो तो एडवाइजरी है, कंप्लायंस है, अपीयरेंस है, लिटिगेशन है, एनुअल रिटर्न और ऑडिट भी है। अब लोग बोलते हैं कि एनुअल रिटर्न ऑडिट हट गया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 95% ऑफ माय क्लाइंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉलर क्लाइंट जो फाइनेंशियली वीक है, जो बोलता है कि ठीक ऑडिट नहीं कराएंगे, पैसे नहीं है। 95% ऑफ माय क्लाइंट हैव सेड कि भले ऑडिट का रिक्वायरमेंट हटा है, बट आप जब देखोगे तो ही मैं फाइल करूंगा। सो डोंट थिंक, और ये जो मार्केट में चल रहा है ना कि ऑडिट हट गया, सीए क्या करेगा। तो ऑडिट मतलब यही था कि मैं सर्टिफाई करता था, बट माई 95% ऑफ द रोल वाज टू चेक इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट, एंड देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे मैंने इंटरेस्ट और टैक्स भरवाया है। सो कॉर्पोरेट्स आर सेइंग कि ऑडिट अगर हटा भी है तो आई रिक्वायर अ प्रोफेशनल हु कैन वर्क ऑन दिस पार्ट, राइट? सो फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हो, रिकंसिलिएशन इज अ गुड रोल, राइट? देन योर लिटिगेशन और ऑडिट सपोर्ट इज द बिगेस्ट रोल। क्योंकि क्या होगा जब डिपार्टमेंट में नोटिस आएगा, और बड़ा जो कॉर्पोरेट है उसके कम से कम 15 से 20 रजिस्ट्रेशन है पैन इंडिया में, आप 15 से 20 जगह अगर एक ही बार में नोटिस आने लगे तो इट इज इम्प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू गो फॉर असेसमेंट। तो अगर एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो एक या दो एरिया चुने जहां पे एक्सपर्टीज ले, बिकॉज जीएसटी में इफ द सीएफओ इज देयर और द इनडायरेक्ट टैक्स हेड इज देयर तो वो सारा कुछ देखेगा, बट ही विल हैव अ मिनी डिपार्टमेंट विद इन दैट डिपार्टमेंट, कि भाई जो एक बंदा रिकंसिलिएशन देखता है तो पूरे इंडिया का सिर्फ रिकंसिलिएशन देखता है वो, दूसरा बंदा ऑडिट सपोर्ट में, तो 4 बंदे ऑडिट सपोर्ट में लगाए हुए हैं। तो आप ट्राई करो इनिशियली टू एक्सपर्टीज योरसेल्फ इन वन एरिया और 2 एरिया, एंड ग्रेजुअली द ग्रोथ इज गुड। तो इसमें क्या है, अगर किसी ने 1-2 साल अच्छा जीएसटी में काम किया तो सैलरी वाइज ग्रोथ इज देयर, सेकेंड अपॉर्चुनिटी वाइज ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आज जो जीएसटी इंडिया में है मोस्टली वो पैन, मतलब कहीं भी 166 कंट्रीज में सिमिलर जीएसटी है। तो 166 कंट्री में अगर सिमिलर जीएसटी है तो देयर आर, ओमान में जीएसटी आने वाला है, बहरीन में जीएसटी आने वाला है, मिडिल ईस्ट में जीएसटी आने वाला है। तो बिग फोर इज हायरिंग अग्रेसिवली, कि किसी ने अगर 6 महीना 1 साल भी इंडिया में काम किया हुआ है उसको वो हायर कर रहे हैं। तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इवन यूरोपियन कंट्रीज में वेयर जीएसटी इज देयर, सो कंपनीज आर हायरिंग फ्रॉम इंडिया जो प्रोफेशनल्स को एक्सपीरियंस है जीएसटी हैंडल करने का। एंड इंडिया में इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जीएसटी का जो फेज है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज है। 5 ईयर्स तक अगर आप बोलोगे तो एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंटेशन फेज है। इसमें अगर आपने काम कर लिया है तो आपको मिडिल ईस्ट में और फॉरेन में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सर जैसे इसमें सबसे पहले एक तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जीएसटी में आज की डेट में अगर हम देखें तो कंपटीशन, मतलब अपॉर्चुनिटीज है नो डाउट, बट कंपटीशन भी एक एक्सट्रीम लेवल का है। 99% सीएस आप देख सकते हो कि जो स्पेसिफिकली जीएसटी में घुसे हुए हैं। तो मतलब बीइंग अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट या 1 या 2 साल का अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं कैसे अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, इधर इन जॉब और इन प्रैक्टिस? देखिए जो हमने भी स्टार्ट किया तो कंपटीशन बहुत ह्यूज था, बट हमने क्या किया, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सिर्फ जीएसटी काम करूं या फिर और भी इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कस्टम और भी काम करूं, कंपनीज एक्ट, बट हमने चूज किया नहीं, हम सिर्फ जीएसटी काम करेंगे। ठीक है, अब विद इन जीएसटी क्या होता है, आपको सब एक्सपर्टीज लेना पड़ता है। जैसे हमारा सब एक्सपर्टीज क्या है, हेल्थ चेक है, ऑडिट है और एडवाइजरी है।
ठीक है। अब हेल्थ चेक क्या है, एक ऐसा एरिया, नया एरिया है जहां पे हम बोलते हैं आपको डिपार्टमेंट जब ऑडिट करेगा तो वो तो इश्यूज निकालेगा और आपसे पेनल्टी और इंटरेस्ट लेके जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपका इमीडिएटली वो काम करके देते हैं, एज इफ डिपार्टमेंट ऑडिट कर रहा है, मैं आपको वो ऑडिट करके दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको इश्यूज बता देता हूँ, 50% इश्यूज आप रेक्टिफाई कर लो तो आपका इंटरेस्ट और टैक्स और पेनल्टी बच गया। बाकी 50% इश्यूज जो आप नहीं ठीक कर सकते हो, आप पेमेंट कर दो, अभी अभी इंटरेस्ट भर दो, आपका पेनल्टी बच जाएगा। तो ये एक एरिया है जहां पे एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, तो ट्राई करे कि अपना हेल्थ चेक का एक कोई वर्टिकल स्टार्ट करे। दूसरा एक है एडवाइजरी का वर्टिकल। फाइलिंग देखिए सब कोई फाइलिंग कर रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट जब ऑडिट होगा तो मालूम चलेगा। एडवाइजरी का एक है। थर्ड है सपोर्ट, कि कॉर्पोरेट के पास लोग हैं लेकिन लोग अपडेट नहीं होते। आप जानते हो कॉर्पोरेट में कोई अगर काम करता है तो वो डायरेक्ट टैक्स भी देख रहा है, टीडीएस भी देख रहा है और जीएसटी भी देख रहा है। अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो आज अगर कोई जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ तो अपडेट हो रहा है। तो वहां पे ट्रेनिंग सपोर्ट भी एक अच्छा वर्टिकल है जहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है कि वी विल ट्रेन योर स्टाफ और विल ओवरसी योर स्टाफ, कि आपका स्टाफ जो रिटर्न भर रहा है हम एक बार देख लेंगे और देख के फिर अपना रिटर्न को उसको वेट करेंगे, राइट। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि विद इन जीएसटी एक मिनी वर्टिकल में एक्सपर्टीज करो, ठीक है, जहां पे सब लोग नहीं है। लिटिगेशन देखिए, अगर आपका यू आर गुड एट पीपल मैनेजमेंट, यू आर गुड एट रीडिंग द लॉज एंड रूल्स, देन लिटिगेशन सपोर्ट इज द बिगेस्ट एरिया जो आने वाला है। अभी तक तो लिटिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आप मान के चलो हर कॉर्पोरेट के पास 10 से 15 नोटिस रहेंगे और जो नोटिस एटलीस्ट वो ट्रिब्यूनल लेवल तक जाएगा, राइट। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हो, इवन यू आर नॉट ए लॉ ग्रेजुएट, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन अपीयर बिफोर ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल तक आपको डिपार्टमेंट लेवल पे है, अपील लेवल पे है और ट्रिब्यूनल, 3-4 लेवल तक आपको काम मिलेगा। तो ये एक अच्छा एरिया है जहां पे आप अपना सपोर्ट लगा सकते हो, राइट। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि लाइक जैसे कुछ कौन से ऐसे वैल्यू एडेड जीएसटी सर्टिफिकेट्स है जो लाइक या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने लिए कर सकता है या फिर सेमी क्वालिफाइड या फिर जस्ट फॉर बीकॉम ग्रेजुएट, जिससे उनकी वैल्यू ऐड हो सके। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं या कहाँ से हम कर सकते हैं कि हम जीएसटी में अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। राइट। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए देखिए इंस्टीट्यूट के खुद के ही कोर्स है, जहाँ पे आप देखोगे तो आईसीआई इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी है जो एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना चाहिए। उसमें क्या होता है, आपकी जो इंटायर थ्योरी है वो पूरी ब्रशअप हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी। जो फैकल्टी है दे आर ऑल रिनोन्ड फैकल्टी, सो दे विल टेल यू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आल्सो विद दे आर फेसिंग व्हाइल इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, जो एज अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आइडिया हो जाएगा। आप बीकॉम ग्रेजुएट हो या सेमी क्वालिफाइड हो तो आप क्या कर सकते हो, आईसीएमएआई का भी एक कोर्स है, उनके 3 कोर्सेज है जहां मैं भी फैकल्टी हूँ। उनका एक कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी, दूसरा एडवांस कोर्स इन जीएसटी जो बेसिक से ऊपर जो है, और थर्ड कोर्स उनका एक है स्पेशल कोर्स इन असेसमेंट एंड अपील। तो असेसमेंट एंड अपील उनका एक स्पेशल कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है अराउंड 30 आवर्स का, जिसमें हम जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ डिमांड रिकवरी या असेसमेंट लेवल पे अपील कैसे रेडी करें वो डिस्कस करते हैं। तो पहले आप देखो आप कौन से लेवल पे हो, अगर बेसिक देखना है या फिर अच्छा कोर्स करना है तो आईसीआई का, इफ यू आर ए क्वालिफाइड मेंबर, ICAI का you can course you can join, right? Then there are many seminars of ICAI जहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन हो गया है, so you don't have to pay even। आप CPA, सिर्फ CPA और मत देखो कि मेरे को CPA और मिलेगा तो ही मैं करूंगा। अच्छे फैकल्टी के जैसे ITC के ऊपर अभी आज के 1-2 दिन में सेमिनार होने वाला है। इवन आप देखो तो टैक्स गुरु या CA क्लब पे भी आपके अच्छे फैकल्टी के कोर्सेस हैं, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सिर्फ बीकॉम हो। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि आप पहले देखो कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आगे आपका कितना स्किल होने वाला है, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री लेवल में जाके अपना प्रैक्टिस चालू करोगे तो कैसे करोगे, क्यों सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते आप, अपील में भी एक लेवल तक ही जा सकते हो, उसके ऊपर आप अपील भी नहीं कर सकते हो। तो कंप्लायंस अगर सीखना है तो प्रैक्टिकली आप कहीं पे ज्वाइन कीजिए सीए के पास, 6 महीना, साल भर, 2 साल आप काम कीजिए, उनको असिस्ट कीजिए और तब सीख के आप अपना कंप्लायंस का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, राइट। तो डिपेंड करता है कि व्हाट स्टेज यू आर, व्हाट लेवल यू वांट टू गो। सर इसमें जैसे आपने भी बताया कि इसमें सब लेवल्स भी हैं, आपकी मतलब पूरे जीएसटी प्रोफाइल के सब लेवल्स भी हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर सब लेवल में जाना चाहता है तो वो मतलब वो कैसे प्रोसीड करे कि सब लेवल में
मतलब कि भाई सबसे पहले तो इशू ये है कि एक कैंडिडेट आइडेंटिफाई कैसे करे कि मुझे जीएसटी अच्छा लगता है या मुझे ऑडिट अच्छा लगता है। मतलब एक मेजर क्वेश्चन निकल के आता है, लोगों को यही नहीं पता चलता कि यार मुझे अच्छा क्या लगता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी आइडेंटिफाई करना, उसके बाद जीएसटी का भी एक सब लेवल आइडेंटिफाई करना। राइट है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पास करते हैं ना तो हमारा फर्स्ट मोटो होता है कि जॉब मिले। राइट, अगर मेरे को जॉब में जाना तो फर्स्ट मोटो है जॉब मिले। तो जहां जहां वैकेंसी दिखता है अप्लाई कहाँ चालू करते हैं। बिकॉज देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में जो पैंडेमिक है, यहाँ पे आप चूज नहीं कर सकते कि मेरे को सिर्फ जीएसटी में काम करना है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं कि मैं 6 महीना वेट करूं, साल भर वेट करूं, 2 साल वेट करूं। राइट, तो अगर आप किसी फर्म में जाते हो या बिग 4, बिग 5 या बिग 10 में जाते हो, तो वहां पे अगर आपने एक बार फील्ड चूज कर लिया तो चांसेस नहीं है कि आप ऐसे चेंज कर पाओ। राइट, जैसे मैंने पीडब्ल्यूसी में काम कर लिया इनडायरेक्ट टैक्स में, अब मैं डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली शिफ्ट नहीं हो सकता। राइट, तो सबसे पहले ये है कि आप अगर किसी से बात करो, बात करके पहले अपना देखो कि आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी कहाँ है। राइट, तो आप पहले किसी सीनियर से बात करो, अंडरस्टैंड करो कि ऑडिट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, डायरेक्ट टैक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड, अगर आपने आर्टिकलशिप की हुई है तो मैक्सिमम टाइम आपने कहाँ डिवोट किया है। 3 साल देखिए कोई वेस्ट नहीं करता है। 3 साल जब आप आर्टिकलशिप करते हो ना तो आप एक बैलेंस शीट फाइनेंशियल लेवल तक काम करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स का एडवाइजरी भी करते हो, फाइलिंग भी करते हो, टीडीएस का भी पूरा सपोर्ट देते हो, डायरेक्ट टैक्स का भी काम करते हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो फर्म है, ऐसा कोई फर्म में आपने ज्वाइन किया जहां पे जीएसटी का ही स्पेशलाइजेशन है, तो आप आगे जीएसटी में काम करो। तो मेरा सिर्फ यही है कि आप पहले किसी से बात करो, उससे अंडरस्टैंड करो कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेटर है। बट हमेशा पता है, मैं एक ही चीज मानता हूँ, गो विद द फ्लो। आप ये मत सोचो कि 5 साल बाद मेरे को क्या करना है, आज लाइफ क्या दे रही है आपको वो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि क्या है, बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरी अच्छी नहीं, ये छोड़ दे रहा हूँ, मेरा पीडब्ल्यूसी वाली ही पकड़ूंगा, या फिर ये अपॉर्चुनिटी खराब है, मैं डायरेक्ट टैक्स में ही काम करूंगा, जीएसटी में नहीं करूंगा। जो मिलता है एक बार स्टार्ट करो। बिकॉज मार्केट क्या है, 2 इशू है आज के डेट में, पैंडेमिक है जो सारा इंडस्ट्रीज अभी उतनी अच्छी नहीं कर रही है। राइट, सेकेंड क्या है, हायरिंग फ्रीज है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हायरिंग फ्रीज है। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी अर्लीस्ट मिलती है स्टार्ट। बट यस, इफ यू आर एक्सपीरियंस इन जीएसटी, आपने साल 2 साल काम किया हुआ है, तो मोस्टली यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स। सो देन यू ट्राई टू डेवलप द सब एरिया लाइक कि आपको लिटिगेशन में जाना है कि नहीं जाना है। आपने अगर 2-3 साल अगर जीएसटी में कहीं पे काम किया फर्म में, यू कैन वेरी वेल ट्राई टू गो फॉर लिटिगेशन। राइट, या फिर ऑडिट सपोर्ट या फिर असेसमेंट, ये 3-4 एरिया आप डेवलप करो। बट एज ए फ्रेशर मेरा एक ही मानना है, गो विद द फ्लो। ठीक है। तो सर इसमें जैसे जब एक सीए क्वालिफाई होता है तो उसके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। एक तो बिग 4 होता है, एक इंडस्ट्री होती है और एक स्मॉल मिड साइज कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, फर्म्स जिसको हम बोलते हैं। तो इन तीनों में कौन सा बेटर है कि किसको किस में मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे बिग 4 ज्वाइन करना है या फिर मुझे इंडस्ट्री में जाना है या मुझे एक सीए फर्म में जाना है, तो कब किसको क्या चूज करना चाहिए? देखिए मेरा एक ही चीज बोलना है कि अगर आप रैंक होल्डर हो तो आप चूज करोगे कि आप जैसे गए और आपको तीनों का ऑफर है, फिर आप चूज कर रहे हो। राइट, अगर आप देखिए, अगर आपने जस्ट पास किया है तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई सर कहाँ ओपनिंग है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राइट, तो लाइफ अगर देखोगे तो मैंने कंसल्टिंग भी देखा है, बिग 4 भी देखा है, इंडस्ट्री भी देखा है। तीनों की लाइफ तीनों एकदम डिफरेंट है। यू कैन नॉट कंपेयर द 3 लाइफ। बिग 4 की लाइफ ऐसी बोली जाती है कि आपका 5 साल का काम वो 1 साल में करते हैं। तो इतनी फास्ट लाइफ होती है कि आप कोप अप कर पाओ कि नहीं वो देखना पड़ता है। राइट, जैसे अगर वहां पे 10 लोग हैं तो वो 30 लोग का काम कर रहा है। इट इज वेरी रिवार्डिंग, इट इज वेरी इनरिचिंग। मतलब वहां पे क्या है कि आपका जो सैलरी वैलरी है वो तो ठीक है, आपको बोनसेस अनाउंस हुए हैं। जैसे 2 मंथ का सैलरी है, बोनस। क्यों बोनस दिया? तो आपने जीएसटी में काम किया है, ठीक है। सडनली पैंडेमिक आया, 15 डेज का सैलरी आपको दे दिया गया, तो आपको सैलरी पार्ट से देयर इज नो इशू। राइट, ओनली थिंग इज वेदर यू विल बी एबल टू कोप अप विद द फास्ट पेस लाइफ। राइट, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक साथ 4 असाइनमेंट पे काम करना है, ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो अभी एक क्लाइंट का लिटिगेशन चल रहा है, दूसरे क्लाइंट का अर्जेंट फाइलिंग आ गया,
तीसरे क्लाइंट का कस्टम का इशू आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते सर मैं इस पे काम कर रहा हूँ बाकी दो छोड़ दूंगा। तो अगर मेरा पूछोगे इनिशियली अगर बिग फोर मिलता है विदाउट अ सेकंड थॉट गो फॉर बिग फोर, बिकॉज उसमें क्या होता है कि अब इंडस्ट्री में जाओगे तो सिर्फ उस इंडस्ट्री का आपको नॉलेज मिल रहा है, डेप्थ में मिल रहा है, बट बिग फोर में जब जाओगे तो यू विल बी वर्किंग विद क्रॉस कल्चर, क्रॉस इंडस्ट्री एंड क्रॉस इशूज, राइट। आप सुबह एक नंबर 1 वर्ल्ड के मल्टीमीडिया के साथ काम कर रहे हो, शाम को आप देखोगे तो कहीं आप ये नंबर 1 फार्मा के लिए काम कर रहे हो, और दोनों के इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। आपको मालूम चला पार्टनर के साथ आपको जाने मिल रहा है हियरिंग में, राइट। आपको ये सब चीज इंडस्ट्री में इतनी जल्दी नहीं मिलती है, बट बिग फोर में क्या होता है कि दे ग्रूम यू इन सच ए वे दैट आप 1-1.5 साल में आपको फर्क दिख जाएगा, राइट। तो अगर आपको फैमिली भूल जाना है, वर्क लाइफ बैलेंस की अगर आप बात करते हो तो बिग फोर में ठीक है इट्स सेट की वर्क लाइफ बैलेंस है, बट मैंने जहां तक देखा है आप यू विल हैव टू वर्क फॉर 18-20 आवर्स, देयर इज नो सेकंड थॉट। आप ऑफिस से आने के बाद भी आपको काम करना है, और ये कोई फोर्स नहीं करता है आपको, आप खुद ही करने लग जाते हो, राइट। यू विल बी ग्रूम्ड इन सच ए वे दैट आपको लगता है नहीं जितना करोगे उतना सीखोगे। So that is how it is. Now coming to the small consulting firm. स्मॉल कंसल्टिंग फर्म जनरली अगर आप बोलते हो मिड साइज कंसल्टिंग फर्म, तो वहां पे आपको मिक्स ऑफ 3-4 इश्यूज मिलेंगे। आप डायरेक्ट टैक्स भी कर लोगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी कर लोगे, अगर थोड़ा मोड़ा लिटिगेशन आया तो वो भी कर लोगे, बट पे वाइज देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि भाई बिग फोर आपको 8 लाख दे रहा है तो स्मॉल कंसल्टिंग फर्म भी आपको 8 लाख दे, राइट। लाइफ भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा आपका, आप अपना छोटे पैकेज से अगर खुश हो, वर्क लाइफ बैलेंस है, अग्रीड। तो देखिए मेरा एक ही चीज मानना है कि आप चाहते क्या हो, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो कि एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हो। अब आते हैं हम इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या होता है, एक सारे रूल्स सेट किए हुए हैं, यू कैन नॉट ब्रेक एनी रूल्स एंड देन गो बियॉन्ड समथिंग, ठीक है। आपको एक पिजन होल में आपको डाला जाएगा, भाई आप आइए, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में है, आपको 15-20 डेज तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप आए हो, किसी के पास बैठे हो, वो बिजी है, वो अपना काम किए जा रहे, आप सिर्फ देख रहे हो। तो इंडस्ट्री में एक चीज होता है कि एज यू स्टे यू लर्न, तो आपको वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता है, राइट। सो इंडस्ट्री का अपना एक फायदा है, लॉन्ग टर्म तक रुकना पड़ता है इंडस्ट्री में, राइट। इंडस्ट्री का देखिए अपना एक फायदा है, अगर आप वहाँ विजिबिलिटी जल्दी नहीं मिलती है, जैसे बिग फोर में जो विजिबिलिटी मिलेगी इंडस्ट्री में इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। आपने काम किया, आपने बॉस को मेल कर दिया, उसने आगे भेज दिया, राइट। बहुत कम ऐसा होगा कि यू आर इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग एवरीथिंग, क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता वहां पे कि आप अकेले असेसमेंट में जाओ या अकेले अपील फाइलिंग करो। आपको बोला जाएगा आप हेल्प कर दो, ये फाइल करो, ये अपील बना के बॉस को दे दो, बॉस ने पूरा पढ़ा कि करेक्ट किया और हियरिंग में चला गया, राइट। लेकिन इंडस्ट्री का देखिए एक बेनिफिट ये है कि फ्यू इंडस्ट्रीज आर पेइंग वेरी वेल, राइट। सेकेंड क्या है, जो पर्क्स है, आज जो बिग फोर छोड़ दीजिए, आप जो कंसल्टिंग फर्म या प्रैक्टिस में जो पर्क्स है उससे फार बेटर पर्क्स आपको इंडस्ट्री दे रही है। एंड थर्ड, एक जॉब सिक्योरिटी है, एक बड़े कॉर्पोरेट में आप जाते हो तो एक जॉब सिक्योरिटी भी है, राइट। आपकी कंसल्टिंग में क्या है कि अगर 4 क्लाइंट भी चले गए तो आपको बोल दिया जाएगा ठीक है आप दूसरा जॉब देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो सर जैसे कोई सीए फ्रेशर क्वालिफाई हुआ, उसने 1-1.5 साल काम किया, अब वो चाहता है कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली जाए, तो सबसे पहले एक सीए जब क्वालिफाई होता है तो उसने एक अपना विजन बनाया कि मैं 1-1.5 साल 2 साल काम करूंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो उसको कैसे मूव करना चाहिए, लाइक क्या क्या चीज़ें उसको दिमाग में रखनी चाहिए? ऑब्वियसली पहले 1-2 साल 3 साल कम से कम उसको जॉब करनी पड़ेगी। हम 99% ये ले लेते हैं कि हर किसी की फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो डे 1 से जो प्रैक्टिस में चला जाए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि 3 साल बाद उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो वो क्या ध्यान में रखिए? देखिए सेम मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी अराउंड इतने साल काम करने के बाद मैं जब अपना स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने भी कुछ एक स्टेप लिया था। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखिए, दुनिया बहुत छोटी है, तो जब आप कहीं से छोड़ के आते हैं तो लड़के मत आइए कि आप 1.5-2 साल काम कर लिया, अब तो मेरे को प्रैक्टिस ही करना है, पूरी दुनिया मेरी हो गई, अब तुमको मैं देख लूंगा। वो कॉन्सेप्ट देखिए नहीं होता है। जब आप देखिए प्रैक्टिस में आते हो तो आपको देखना पड़ता है कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितनी होने वाली हैं। तो आप मान के चलिए कि 12 मंथ का आपको एक्सपेंसेस असाइड करना पड़ेगा।
क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है, जो रोजी पिक्चर हमको दिखता है प्रैक्टिस में, एक्चुअल में वो रोजी पिक्चर नहीं है। जब आप जाते हो प्रैक्टिस में तो आपने 2 महीने किसी को काम करके दिया, थर्ड मंथ मालूम चला किसी ने अंडर कट के पूरा काम करके ले गया, आपसे आधी फीस में कोई काम लेके चला गया, राइट? सो क्या होता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बिजनेस प्लान बनाइए। सुनने में अच्छा लग रहा है, बिजनेस प्लान का सिंपल मतलब है कि कितने क्लाइंट एक्सपेक्टेड है, राइट? कितने क्लाइंट एक्सपेक्टेड है जो आ सकते हैं, आप बात कीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कंसल्टिंग से निकल रहे हैं तो रिमेंबर द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कि आप 3 इयर्स तक सेम क्लाइंट को पिच नहीं कर सकते हैं। जब अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं और जब साइन करते हैं कहीं भी, तो आप पढ़ लिया कीजिए, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप सेम क्लाइंट पिच करके नहीं लेके जाएंगे, राइट? और ये एथिकल भी नहीं है, एथिकल भी नहीं है कि आप सेम क्लाइंट के पास जाए, सर मेरे को तो पता है आपने 50,000 दे थे, 25,000 में वो काम कर दूंगा, राइट? दैट इज नॉट समथिंग गुड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई टू मेक कि कितने एक्सपेक्टेड क्लाइंट हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिए, फ्रेंड्स को बोलिए, राइट? और कहीं पे कोई काम कर रहा है, जो कोई डायरेक्ट टैक्स में काम कर रहा है, उनको बोलिए कि आपके पास कोई जीएसटी वाले क्लाइंट आएंगे तो आप प्लीज मेरे को बोलिएगा, हम साथ में मिलकर काम करते हैं। सो कोएग्जिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ये है, आप पहले देखिए कि आपके पास ऑफिस होगा कि घर से काम करेंगे। सो मेरा सेटअप है कि स्टार्टिंग में यू ट्राई टू कीप द एक्सपेंसेस वेरी लो, ठीक है? जीएसटी में क्या है, आजकल हर जगह वर्चुअल काम हो रहा है। तो जैसे मैं भी देखो आज घर से काम कर रहा हूँ, 6-8 महीने हो गए मैंने ऑफिस छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए इनफ है, ठीक है? मेरे सारे क्लाइंट हैं, उनके ऑफिस है, और मेरा क्या है कि हम जितने भी स्टाफ है और जो है, वी ऑल आर रिमोट वर्किंग। उससे क्या एक्सपेंसेस सेव होता है, दैट विल हेल्प मी टू सर्वाइव इन ए लॉन्गर रन। अगर आपको सिर्फ 6 महीने प्रैक्टिस करना है, आराम से आप एडवर्टीजमेंट लिख कीजिए, बोर्ड लगाइए, बड़ी जगह ऑफिस ले लीजिए। अगर लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, अनलेस अनटिल यू हैव अ फैमिली बैचिंग, राइट? फाइनेंशियल प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड, आप जितने लोगों से मिलेंगे चांसेस है कि आपको काम आएगा। भले हो सकता है कि उस टाइम आपके पास काम नहीं आए, आप जस्ट मिलिए, बैठिए, बात कीजिए और वापस आ जाइए। जनरली क्या होता है, जब काम आता है ना तो वो आपको बुलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप स्टार्ट कीजिए जिसमें जीएसटी के अपडेट्स भेजिए। जितने लोगों से मिलते हैं उनको ऐड कर लीजिए और जस्ट एक अपडेट भेजिए। उससे क्या होगा, वो रजिस्टर, वो माइंड में रजिस्टर रहेगा उनके, अच्छा ये जीएसटी का प्रैक्टिस करता है। छोटा भी काम आएगा ना तो दे विल आस्क यू, अच्छा तुम्हारा तो अपडेट आता रहता है, आप ये काम कर दोगे क्या, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रैक्टिस में चाहिए वो रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? क्लाइंट से आएगा, राइट? तो आपको क्लाइंट लाना आना चाहिए। क्लाइंट कैसे आएंगे? आप सेमिनार अटेंड कीजिए, राइट? आप आर्टिकल्स लिखिए, जैसे मेरा देखोगे आप तो अराउंड 100 आर्टिकल्स मैंने टैक्स ब्यूरो पे और सीए क्लब पे लिखे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे ना तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं। आपका डिफरेंशिएटर क्या है? हमारा डिफरेंशिएटर क्या है कि हमारे जितने भी क्लाइंटेल है, दे आर टॉप नॉच क्लाइंटेल। वो चल के नहीं आए थे, हम उनके पास जाते हैं और बात करते हैं। लेकिन जब बात करते हो तो यू शुड टॉक सेंस। आप एक बड़े कॉर्पोरेट के पास जाके ऐसी बातें नहीं कर सकते कि जिसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज दे विल हैव देयर ओन इश्यूज। तो इंडस्ट्री इशू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी के पास जाते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनके जीएसटी इशूज क्या है। आप टेक्सटाइल के पास जाते हैं, उनके जीएसटी इशू डिफरेंट होंगे। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, उनके जीएसटी इशू डिफरेंट होंगे। तो बिफोर यू गो टू एनी क्लाइंट, डू अ रिसर्च। आप जस्ट चले मत जाइए, राइट? देन ट्राई टू गिव वैल्यू एडिशन। अगर किसी क्लाइंट ने छोटा भी काम दिया, आप ये मत समझिए कितना फीस मिल रहा है, उसमें आप कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कल हमारे क्लाइंट ने कुछ काम दिया था हमको, फीस वाज वेरी लेस। मैंने उनको बोला भी, वो बोले हाँ पता है मेरे को फीस लेस है, बट एट दिस मोमेंट मैंने बोला मेरे रिपीट क्लाइंट है, आई डू। मैंने उनको 2-3 पॉइंट ऐसा निकाल के दिया कि उन्हें खुद ही बोला कि ठीक है मैं बाकी 2 साल का भी सेम काम करवाऊंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एड वैल्यू। जितना बोला गया है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे और काम आएगा। द इंटायर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन रिपीट बिजनेस। आपके जितने क्लाइंट रिपीट आएंगे, आपका उतना मल्टीप्लाई होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका ये जो पूरा प्रैक्टिस है ना, 90% इज टेम्पलेट बेस्ड। एक क्लाइंट का जो इश्यू है आपने एक बार हैंडल किया, दूसरे क्लाइंट का इश्यू आएगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। लर्निंग कर्व इज वेरी फास्ट। तो आपने पहले वाले में अगर 4 घंटे दिए ना, दूसरे वाले में 15 मिनट लगेंगे। क्यों? सारा काम आपने ऑलरेडी कर लिया है। जैसे मेरे लिए,
मैं जैसे एडवांस रूलिंग में जाता हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि सब कुछ नया था, राइट। कोई एडवांस रूलिंग आपको हेल्प नहीं करता जब आप खुद जाते हो तो मैंने पूरा चीज सीखा। अब एडवांस रूलिंग जाता हूँ, इट इज वेरी इजी फॉर मी, भाई टेम्पलेट है मेरे पास, पता है प्रोसेस क्या है और करना है, राइट। जब मैं किसी क्लाइंट को, जब मैं ऑडिट सपोर्ट में जाता हूँ, तो टेम्पलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। you should look like you are a good firm, right? Even though you have a very small firm, तो आपको अपने टेम्पलेट डेवलप करने पड़ेंगे। जब क्लाइंट को आप भेजते हो ना, आप क्या मेल भेज रहे हो, किस टाइप की पीपीटी भेज रहे हो, क्या टेम्पलेट उनको शेयर कर रहे हो, उससे क्लाइंट असेस करते हैं कि आपकी फर्म कैसी है, राइट। अगर आप एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट नहीं कर सकते तो क्लाइंट दूसरी बार आपको काम नहीं देगा। So whenever you are interacting with a client, interact in such a way that you are also a big four. आप उस लेवल का उनको काम दोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली काम देंगे और रिपीट काम आएगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू शुड डेवलप और अप्रोच योर प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस में कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो और ये मत डरो कि वो तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, वहां क्या काम होगा। आप जाइए, मिलिए, छोटे क्लाइंट का जो जीएसटी में इशू है, बड़े वाले का भी सेम इशू है, सिर्फ वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। आप अगर छोटे क्लाइंट का 300 इनवॉइस का रिकन्सिलेशन करते हो तो बड़े वाले क्लाइंट का 1 लाख इनवॉइस का रिकन्सिलेशन होगा, यही होगा ना, रिकन्सिलेशन प्रोसेस विल बी सेम। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी अप्रोच कीजिए, बी अप्रोचेबल अप्रोच, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट योरसेल्फ। ये पूरा जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ अपडेट के ऊपर है। अगर आप जिस दिन आपने अपडेट करना अपने आप को बंद कर दिया, दूसरे आ जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आंसर था, लिटरली काफी कुछ मुझे भी जानने को मिला। एक ना शुभम का क्वेश्चन है। शुभम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मैं अनम्यूट हूँ सर। आई एम ऑडिबल सर? यस यस, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीयूष गोयल सर, मैम आपका भी, और रोहित सर, आप एक इंटरेक्टिव सेशन ले रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आई जस्ट रिसेंटली पास आउट एंड Jan 21 अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है, एंड बाय गॉड फॉर्चून वी स्टार्ट ए पार्टनरशिप विद माय पार्टनर, फ्रेश पार्टनरशिप। तो मेरा एक ये क्वेश्चन था सर कि जैसे वी आर नॉट यंग फर्म है और काम मिलने में कुछ इशू है, तो यस्टरडे भी मेरी बात हुई थी एक सर से, तो दे आर सेइंग कि यू पीपल कोलैब विद ओल्ड पार्टनर और ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। सो मेरे को उसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन थे सर, उस पर एक गाइडेंस ये चाहिए थी कि क्या हम 2 पार्टनरशिप कर सकते हैं, और सेकंड अगर हम कर सकते हैं तो मतलब कि क्या टर्म कंडीशन थोड़ी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है एक्चुअली। राइट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियल स्ट्रगल देखिए सबको है। मैं भी जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई थी बड़े बड़े फर्म से कि आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। सो उनका क्या बोलना था कि दे स्टार्टेड, आई थिंक इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनरशिप फर्म उन्होंने स्टार्ट किया था। दे सेड कि आप इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस हमारे साथ मर्ज कर लो, सो आपको जो कैपिटल है वो देना नहीं होगा, ठीक है। बट मैंने एक चीज सोचा कि देयर इज समथिंग फॉर विच दे आर सेइंग कि आप आ जाओ, मतलब कुछ एक नाम हमने ऑलरेडी किया हुआ है जिसके लिए लोग हमारे पास आ रहे हैं कि आपको कैपिटल नहीं देना है और आना है। सेकंड क्या है, स्ट्रगल देखिए सबको करना है। आप बड़े पार्टनरशिप फर्म में जब जाओगे तो स्ट्रगल आपका देखिए वहां भी आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। क्या है, आपको फिक्स इनकम हो सकता है, वो आपको गारंटी कर दे कि ठीक है आपको मैं 10, 20, 30,000 या व्हाटएवर मनी इट इज विल गिव यू फिक्स, बट वो फिक्स इनकम तभी तक चलेगा जब तक आप उनको वैल्यू ऐड करते हो। और पूरी प्रैक्टिस जो डील होती है वो सिर्फ नए बिजनेस पे डील होती है या बिजनेस पे डील होती है। आप काम देखिए, एग्जीक्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एनी प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट इज गेटिंग द वर्क, राइट। अगर आप वो ये चाहते हैं कि आप एग्जीक्यूशन करो, काम वो लाएंगे, विन विन फॉर बोथ ऑफ यू, राइट, आप करके दो। लेकिन देखिए मेरा एक चीज और है कि आप इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन देख लीजिए। अगर आप सिर्फ जीएसटी प्रैक्टिस में है तो बहुत सारे पीएसयूज हैं या बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑडिट के लिए निकालते थे, बट ऑडिट का बिजनेस देखिए चला गया। तो अभी जो फर्म क्वालिफिकेशन चाहिए कि मिनिमम 7 पार्टनर चाहिए, 9 पार्टनर चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, तब जीएसटी ऑडिट देंगे। अब जीएसटी ऑडिट देखिए नहीं है, तो जीएसटी ऑडिट एक चीज मान के चलिए, एक छोटा सीए भी डायरेक्ट जाके बात करके जीएसटी ऑडिट उठा सकता है। उस टाइम में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। जैसे बहुत सारे पीएसयूज हैं जो निकालते थे कि ओनली बिग फोर, मतलब ऐसा करते थे कि बिग फोर वाले ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। 2 पार्टनरशिप फर्म में देखिए आप एक बार रूल चेक कर लीजिएगा,
कि मेरा क्या है, मैं ऐसे सीए प्रैक्टिस में एज इन नहीं हूँ, मेरा खुद का कंसल्टिंग फर्म है, राइट। हमने कंसल्टिंग फर्म इसलिए देखिए बनाया है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे एडवाइजरी हुए, बहुत सारा ये कंप्लायंस हुआ, जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस देखिए रखिए, बट प्रैक्टिस में क्या है, आपको अगर प्योर जीएसटी बोलते हो तो सिर्फ सर्टिफिकेशन वर्क इज देयर, जहां पे ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इन द एंटायर जीएसटी लिटिगेशन वर्क इज देयर, वो भी ट्रिब्यूनल लेवल पे, जहां पे सीओपी का रिक्वायरमेंट आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डू द एंटायर प्रैक्टिस ऑफ जीएसटी विदाउट इवन हैविंग अ सीए सीओपी, ठीक है। बट यस, सीओपी इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुभम जी देखिए, मेरा एक ही चीज मानना है कि आप इंडिपेंडेंटली एसेस कीजिए वो रिक्वायरमेंट को, कि आप जब जा रहे हो तो आपको एडवांटेज क्या है और आप फोरगो क्या कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप फोरगो क्या कर रहे हो, बिकॉज बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आप जब पार्टनरशिप फॉर्म में आओगे तो पुरानी वाली फॉर्म को डिसॉल्व करके आओ, आप मर्ज करने बोलते हैं, राइट। तो अगर आपको मर्ज करने बोल रहे हैं तो आपका जो एग्जिस्टेंस था 1 साल 1.5 साल 2 साल, वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप जब फिर उसी मार्केट में जाओगे तो लोग बोलेंगे लास्ट टाइम तो आपने अपने हिसाब से काम उठाया था, अब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लिए, और जब आप निकलोगे तो बोलेंगे कि अरे आपने पहले पार्टनरशिप फॉर्म में थे, अब निकल के वापस आ गए। तो कंटिन्यूटी एक मार्केट खोजती है। जब भी क्लाइंट आपसे डील करता है वो हमेशा बोलता है कंटिन्यूटी कहाँ है, तुम तो पहले अपने फॉर्म में थे, फिर कहीं और चले गए, फिर आ गए, बोलते हो कि मेरे को काम दो, ठीक है। तो शुभम जी, माई ओनली रिक्वेस्ट इज ट्राई टू सी, अनलेस अनटिल इट इज फाइनेंशियली रिक्वायर्ड कि आपको कहीं ज्वाइन ही करना है, देन आप सोच सकते हैं। अदरवाइज ये पूरा फील्ड जो है वो पूरा फील्ड सबके लिए नया है। तो हैव पेशेंस, अगर आप कर सकते हो तो हैव पेशेंस, आप ट्राई करो क्लाइंट विन करने का। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सीए पंकज पेरीवाल जी से कल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मेरे को बोला था कि बेटा अच्छा स्टेप लिया है तुमने प्रैक्टिस का। तो हमारा स्टेप ठीक है सर, हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है एक्चुअली। तो अभी मतलब कि हमें यही लगता है, डाउट में हम कि भाई सही स्टेप है या नहीं है। आज के डेट में तो हमें ये लग रहा है कि डाउट में है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर शायद ठीक स्टेप होगा। नहीं, आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? हम गुड़गांव में है सर अभी, 2 पार्टनर्स, 1 इन गुड़गांव एंड 1 इन यूपी सर। 1 इन गुड़गांव, 1 इन यूपी। तो अभी देखिए, मेरा एक ही चीज देखिए बोलना है कि आप लोग पे आए हैं क्या? सॉरी, घर चल रहा है क्या? दौड़ रहा है सर। घर चल रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो मेरा देखिए, मेरा बोलना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक प्रैक्टिस को सेट होने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। अगर आपका देखिए बहुत अच्छा बैकिंग है, कहीं अच्छा आपने कर लिया, कोई एक्सपीरियंस का तो जुड़ सर गया। हमारा जब हम सीए नहीं बने थे तब से चला रहे हैं। नहीं, देखिए तो वो एक्सपेक्टेशन तो बहुत नहीं अलग है, वो एक्सपेक्टेशन तो देखिए बहुत अलग है कि घर तो चल ही जाएगा, घर तो किसी का बंद नहीं होगा। नहीं, चल नहीं जाएगा, चला रहे थे, मतलब कि आप कह रहे हो ना कि चल रहा है, तो मैं कि हाँ चल रहा है। हाँ, नहीं चल तो देखिए, चल तो सबका घर जाएगा, फादर सबके पास वो है, टेक केयर करते हैं। बट मेरा जो बोलना है कि जिस एक्सपेक्टेशन से हम जब कंपेयर करते हैं कि आज मैं जॉब में जाता तो क्या सैलरी होता, प्रैक्टिस में क्या है, ठीक है, वो जब कंपेरिजन करोगे ना तो 3 साल तक भूल जाओ। लेकिन चौथे 5वें साल के बाद जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे वो आपको जॉब में नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप 5 साल टिक पाओगे क्या, क्योंकि सिचुएशन देखिए ऐसी भी आती है कि आज आपके 4 क्लाइंट हैं और 2 क्लाइंट चले गए, तो आपको डाउट होने लगता है कि अरे प्रैक्टिस ठीक है क्या। फिर 2 नए क्लाइंट आए, बोला प्रैक्टिस अच्छी है, तो 3 से 4 साल आप मान के चलो लगता है, जहां पे आपको वो ब्रेक इवन आने में। लेकिन एक बार ब्रेक इवन आया तो वही क्लाइंट आपके 4 से 20 होने में टाइम नहीं लगता है। तो पहले 4-5 क्लाइंट आपको आने में डिफिकल्टी होगा कि वो बोलेंगे मैं आप पे ट्रस्ट करूं क्या, क्योंकि आपके पास तो छोटे आप 2 ही जन हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आपने जीएसटी में कितना काम किया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा शुभम जी, देयर आर नंबर ऑफ एमएसएमई जिनके पास काम है, पैसे कम देंगे लेकिन वो बड़े फर्म के पास नहीं जा सकते। तो आप ये देखिए कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या होना चाहिए। एक बार टारगेट सेगमेंट आप डिसाइड कीजिए, वो क्लाइंट को आप टारगेट कीजिए एंड स्लोली वहां से आप कीजिए। तो आप देखिए, डाउट मत कीजिए, जब आपको खुद ही डाउट हो जाएगा कि प्रैक्टिस में ठीक है कि नहीं है, तो सामने वाले भी आपको भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है सर। देखो ऐसा है, अपने जो सीनियर्स होते हैं, जो हमारे से 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, उनसे हमेशा गाइड लेनी चाहिए। तो वही है
हम आपसे गाइडेंस के लिए पूछ रहे हैं कि सर हमने राइट स्टेप लिया, क्योंकि देखिए अभी इनिशियल स्टेज है तो इसको मूव करना आसान है। आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स वी थिंक कि भाई प्रैक्टिस में आगे गलत हो गया और फिर इंडस्ट्री में भी कोई ना ले, वो बोले तुम्हारे पास एक्सपीरियंस लॉस हो गया, वही वाली चीज होती है ना सर, आउटसाइड इंडिया चले जाओ और फिर आप वापिस ना आ पाओ। तो वो चीज है कि फिर वो कहें कि आप इंडिया के लोग भूल गए हैं, और वो चीज है, देखिए वही मैं थोड़ा सा सोच रहे हैं। नहीं, मेरे लाइफ में देखिए मैं एक मोटो मानता हूँ, बाकी का पता नहीं मानते कि नहीं मानते हैं। सुनो सबकी, करे अपने मन की। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका दिल जो है ना वो झूठ नहीं बोलता है। आपका मन आपको ट्राई करता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, फाइन चलिए, बट आप ट्राई करो अपने दिल की सुनने की, वो क्या बोल रहा है। दूसरे देखिए, अगर मैं आज प्रैक्टिस में अच्छा नहीं चलेगा तो मैं बोलूंगा अरे प्रैक्टिस में अच्छा चलेगा, मैं बोलूंगा अरे प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छा एरिया है। अगर मैं हमेशा शिफ्ट करता हूँ प्रैक्टिस और इंडस्ट्री, तो बोलता हूँ कोई बात नहीं, 2 साल में इंडस्ट्री में चले जाना, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जैसा सिचुएशन में है आपको वो वैसा ही गाइडेंस देगा। तो मेरा मानना है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपका मन क्या बोल रहा है, और आपका प्रैक्टिस से क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरा हो रहा है कि नहीं, आप सिर्फ पल्ले वो देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो। तो मेरा हमेशा मानना, बात करो, गाइडेंस लो, गाइडेंस लेना चाहिए, बट जब डिसीजन मेकिंग का बात है तो आप अपने फैक्टर पे डिसाइड करो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे इसमें ना ये होता है ना कि आप जो सबके डिसीजन सबकी गाइडेंस लेते रहते हो 50 लोगों से गाइडेंस लेते हो ना, तब आपका अपना एक रिजल्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ यार ये ठीक है। हाँ, और जैसे सर ने बताया कि गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसे मतलब भगवान की इच्छा पे चलने दो, भगवान जहाँ ले जाना चाहने वाले जाएंगे। तो वो तो सर इच्छा से ही हो रहा है। अभी आपने जैसे लिंक डाला, ये भगवान की इच्छा ही आपने वो हेल्थ वाले ग्रुप में डाला था सर, तो मैं कि चलो यार एक अच्छा वो इनिशिएटिव है, तो चलो पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं। आज टाइम भी था थोड़ा। शिवम जी, एक चीज और बोलूंगा मैं। जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना 2018 में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अराउंड 2020 तक हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा जम जाएगा। बट आपको पता है कि अब ये 1.5 साल से क्या हो रहा है। तो समहाउ देखो, समहाउ वी आर सर्वाइविंग। तो मैं जो सोच रहा था ना कि मेरा प्रैक्टिस 3 गुना हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाता। अगर ये पूरा पैंडेमिक नहीं आता ना तो हो जाता। बट मैं आज हैप्पी हूँ कि इस प्रैक्टिस के कारण मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ और कहीं हाथ नहीं फैलाने। आज मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, उन्होंने बोला होता कि आप दूसरी जॉब ढूंढ लो, और पैंडेमिक में आपको पता है कि एक लेवल वाले एम्प्लॉय शुभम एक बार अनम्यूट करो, म्यूट करो। तो समहाउ देखिए, समहाउ मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे लिए एटलीस्ट, पता नहीं बाकी के लिए है कि नहीं है, मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नवंबर 18 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो एटलीस्ट मार्च 20 आते आते मैंने अच्छा प्रैक्टिस सेटअप कर लिया था। अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया एकदम मैं जो सैलरी था एग्जैक्टली उतना मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, बट समहाउ मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरे को ये पता है कि और 1 साल टिक जाऊंगा तो फ्यूचर इज वेरी गुड, क्योंकि लिटिगेशन आने वाला है, और जो लिटिगेशन, जिस लेवल का लिटिगेशन आएगा, बिग 4 या ऐसे लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। सबको चाहिए होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट में पूरा प्रॉपर लिटिगेशन हैंडल करे। सेकंड, असेसमेंट और ऑडिट होने वाले हैं। असेसमेंट और ऑडिट का मतलब है कि डिपार्टमेंट ये इंडस्ट्री को नहीं समझता है कि पूरा रिकंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है। जीएसटी में कम से कम 15 से 20 टाइप का रिकंस्ट्रक्शन बनता है, इंडस्ट्री नहीं बना पाएगी। तो वो आपसे बोलेगी कि आप एक काम करो, आप मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन करवा दो। हम 2-3 क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक असाइनमेंट हैंडल कर रहे हैं। पता है क्या कर रहे हैं हम? शुभम जी, आप भी सोच सकते हो ऐसा एरिया। मेरा बोलने का मतलब है कि आप आउटसाइड द बॉक्स सोच के एरिया डेवलप करो। हम क्लाइंट को क्या बोल रहे हैं कि आपका जब ऑडिट आएगा ना, तो जो ऑडिट में रिक्वायरमेंट है मैं आज ही रेडी कर दे रहा हूँ, सो दैट जब ऑडिट में जब डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना, तो आप वो डॉक्यूमेंट जस्ट सबमिट कर दो। ठीक है, उससे 2 बेनिफिट है। एक, आप ऑडिट के लिए रेडी हो। सेकंड, कोई इश्यू रहेगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो मैं एक बड़े क्लाइंट के लिए उनका लास्ट 4 साल का रिकॉर्ड हैंडल कर रहा हूँ, 2017 से लेकर 2021 तक का। ठीक है, अब जब मैं वो हैंडल करना चालू किया तो मैंने भी उनको 4-5 इशू बताया कि ये 4-5 इशू देखिए आपके लिए नया है। तब वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये ठीक कर दीजिए। जब वो ठीक करने की बात करेंगे, सर वो उसके लिए तो फीस लगेगी, तब वो भी एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है आपने इशू बताया, उसको ठीक कीजिए, जो फीस होगा हम दे देंगे। तो शुभम जी देखिए कैसा है कि विद इन जीएसटी आप ट्राई करो नए नए एरिया खोजने का। ठीक है, नया एरिया खोज के क्लाइंट के पास ही जाइए आप, और क्लाइंट को अगर समझ में आया कि हाँ ये इशू तो मेरे पास भी है, वो आपको काम देगा। तो अभी तक हम इसी मोड पे करते हैं, हर 6-8 महीने पे वी ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू एवेन्यू, वी ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू सर्विस, और जो सर्विस हम क्लाइंट के पास लेके जाते हैं।
ओके सर एक फनी, हाँ प्लीज। शुभम आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार अनम्यूट करके दोबारा अनम्यूट करो, म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करो अपने आप को, मे भी तब आवाज आ जाएगी। मैंने म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चन पूछो। चलो कोई नहीं, जब तक वो कनेक्ट करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। सर अभी आपने बताया कि जैसे लिटिगेशंस आने वाले हैं और डिपार्टमेंटल ऑडिट्स आने वाले हैं, तो इसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, जो मेरा मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना पढ़ चुका है या जितना उसने स्ट्रगल देखा है, आई डोंट थिंक कोई और प्रोफेशन वाले ने उतना स्ट्रगल देखा है पास होने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, सारा सब्जेक्ट जो बेस्ड है वो लॉ के ऊपर ही है। जब आप लिटिगेशन सपोर्ट की बात करते हो, जब आप ऑडिट की बात करते हो, इट इज नथिंग बट द इंटायर लॉ। तो आप पहले क्या कीजिए, पहले अपने चेकलिस्ट रेडी कीजिए। सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिस में जब आप काम करते हो तो आपको एसओपी और चेकलिस्ट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। एसओपी और चेकलिस्ट जब आपका रेडी हो गया, आप उस एसओपी और चेकलिस्ट के में क्लाइंट का काम देखिए कि क्लाइंट ने क्या किया है, और उसके सामने में आप देखिए कि आप कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कहाँ इश्यू हो रहा है, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिटर्न फाइलिंग। अब रिटर्न फाइलिंग में चेक कीजिए, जीएसटीआर 1 फाइल हुआ है, 3B फाइल हुआ है, आईटीसी 04 एप्लीकेबल है तो फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जैसे उसने 3B फाइल किया, 3 दिन का डिले किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 दिन का डिले किया, देयर इज अ नोटिफिकेशन विच सेज कि अगर डिले हुआ है और जो कैश आपने पेमेंट किया है टैक्स के लिए, उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए, सर आप ये 3 दिन का डिले आपने किया है, इस पे आप इंटरेस्ट भर दीजिए, बिकॉज ये तो नॉन नेगोशिएबल चीज है, ये तो कोई ट्राई करके भी चेंज नहीं कर पाएगा, ये इंटरेस्ट तो डिपार्टमेंट भी लेके जाएगी, राइट। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ, एक चेकलिस्ट पूरा रेडी कीजिए, क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, उस चेकलिस्ट बेस्ड आप एक ऑडिट कीजिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम लोग जो हमेशा जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है ना, और एक बड़ा डिफरेंस मैंने सीए और एडवोकेट में देखा है, सीए क्लाइंट को चेस करता है और क्लाइंट एडवोकेट को चेस करता है, उल्टा ही होता है। मतलब सीए बोला सर वो रिटर्न फाइल कर दो, सर वो काम करा लो, और एडवोकेट के पास क्लाइंट बोलता है सर वो डेट आ रही है, सर वो डेट आ रही है, मैं कैसे रेडी करूं, ठीक है। तो मेरा बोलना क्या है, वहां पे डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि सीए का जो मैक्सिमम काम है वो कंप्लायंस वाला है, और जो एडवोकेट वाला काम है वो लिटिगेशन वाला है। लिटिगेशन गलत हो गया तो पेनल्टी लग जाएगी, और सीए वाला के कंप्लायंस नहीं भी हुआ तो ठीक है, गवर्नमेंट एक वेवर स्कीम ले आ रही है, एमनेस्टी स्कीम लेके आ गई, क्या है, लेट फीस बच गया मेरा। सो ट्राई टू गिव वैल्यू टू क्लाइंट, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ ऑडिट सपोर्ट, लिटिगेशन सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट आप अपने आप को अपडेट कीजिए, चेकलिस्ट डेवलप कीजिए, एसओपी डेवलप कीजिए, राइट। एसओपी से याद आया, एक एसओपी एक एरिया है जो मेरा, जैसे मैंने क्लाइंट के लिए सिर्फ एसओपी के लिए काम किया, मैंने फीस भी चार्ज की उनसे, मैंने उनके 5-6 एरिया के एसओपी बना के दिया उनको कि जीएसटी लॉ में ये 5 एरिया में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो ये प्रोसेस है, अगर आप इनवॉइस चेक करते हो तो ये प्रोसेस है, अगर आप 2वे का रिको करते हो तो ये प्रोसेस है। मैंने उनको प्रोसेस बना के दिया, उन्होंने वो प्रोसेस एम्प्लॉइज को दिया और बोला प्रिंट करके आप लगा लो, और ये प्रोसेस पूरी होनी चाहिए। So that is one thing that we did for ourselves, which we replicated for a client, और जो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज हो गई है, जो मेरे स्टाफ लोग ये नहीं बोल सकते कि सर मैं क्या करूं, उनको पता है वो क्या करता है। और मैंने क्या किया, विजुअल चार्ट बना दिया, एक इनवॉइस लिया, उस पर एरो लगा दिए कि चेक फॉर दिस 10 थिंग्स, और सामने में लिख दिया व्हाट टू चेक। तो मेरा बोलना क्या है कि एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या इवन इंडस्ट्री में जब काम करते हो आप, तो इंडस्ट्री में ये नहीं है कि ये सब काम नहीं आएगा, इंडस्ट्री में भी आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। या थैंक यू सर। बाकी एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेटवर्किंग टिप्स आपकी तरफ से, कि मतलब आप प्रैक्टिस डेवलप करते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्किंग टिप्स कि स्टार्टिंग में कैसे नेटवर्क बिल्ड किया जाए, सीएज में कैसे नेटवर्क बिल्ड किया जाए, अदर इंडस्ट्रीज में कैसे नेटवर्क बिल्ड किया जाए, इंडस्ट्रीज को अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो पता है इंडस्ट्री काम देगी, ये काम देगा। बीइंग अ स्मॉल प्रैक्टिशनर हमें कोई ज्यादा एंटरटेन करता नहीं है, तो देखिए मेरा, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। इनफैक्ट हम जब स्टार्ट किए तो हमारा भी ऐसे ही था, बट देखिए क्या है कि आपका बैकग्राउंड काम आता है वहां पे। अगर आप इंडस्ट्री से शिफ्ट हुए हैं
तो देयर ऑलवेज, आप एक टॉकिंग पॉइंट खोजिए। कोई आपसे ऐसे ही बात नहीं करेगा और कैसे हैं सर चले गए आप एक टॉकिंग पॉइंट खोजिए कि टॉकिंग पॉइंट क्या हो सकता है। टॉकिंग पॉइंट कैन बी एनी बर्निंग इशू, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में जानिए। अगर देखिए बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक चीज से डरते हैं, एक कोल्ड कॉल या कोल्ड ईमेल नहीं भेजते सीए लोग। मैं एथिक्स वाले बात पे नहीं जा रहा हूँ, आई नो दैट एथिक्स वाला, मैं काम नहीं मांग रहा हूँ। आप एक कोल्ड ईमेल भेज के देखिए कि सर हमने स्टार्ट किया है, हमारी ये सर्विस है। आप 500 को भेजोगे, एक जन भी अगर बुलाएगा बात करने के लिए, तो दैट इज योर पॉइंट। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज प्रैक्टिस में आ रहा है वो है क्लाइंट, नया क्लाइंट लाना। नया क्लाइंट क्या होता है कि नया क्लाइंट के पास काम भी होगा तो भी वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो जानता नहीं है आपको। तो वन इज यू स्टार्ट राइटिंग ऑन पोर्टल्स, टैक्स गुरु, सीए क्लब। मेरे ऐसे होते हैं कि, और बहुत बार क्या होता है ना कि फोन आए तो डोंट गेट इरिटेटेड। जैसे मेरे पास क्या है, दिन में 5, 6, 10 कॉल आता है जो ऐसे ही बात करते हैं मेरे से, राइट। तो मैं एक ही, मेरा लाइफ का एक ही मोटो है कि फोन पे अगर मैं कुछ सॉल्व कर दूंगा तो पैसे नहीं लूंगा, लेकिन आप ऐसा कुछ बोलोगे कि मेरे को जाके रिसर्च करना है या मेल करना है, तो आई विल सेंड यू माय फीस कोड, ठीक है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो सिर्फ पूछता है, काम नहीं देगा, उसको थोड़ा साइड कर दीजिए कि ठीक है, विल कम बैक टू यू। दूसरा है, ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई मैं इनसे जब टाइम ले रहा हूँ तो दे समथिंग टू बी पेड। मेरे एक बॉम्बे के एक ऐसे ही फोन आया मेरे को, 2 दिन बाद क्या उन्होंने, थर्ड डे बोला सर अपना बैंक डिटेल भेज दीजिए, वांट टू पे यू। मैंने कभी नहीं मांगा पैसा और उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो मैंने उनको बोला कि सर ठीक है, आई एम एडिंग यू टू माई मेलर लिस्ट, व्हेनेवर देयर इज एन अपडेट विल जस्ट सेंड। सो ट्राई टू डेवलप एन अपडेट मेलर लिस्ट और मेलर बनाइए। मेलर बनाने का मतलब है ये नहीं कि कहीं से भी मेल आईडी मिले, जहां भी मिल के आ रहे अपना काट लीजिए, उनको एक मेलर में ऐड कर दीजिए और मेल भेजिए, ठीक है। जस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी नहीं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो बहुत ही बकवास होता है कि भाई सब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और कुछ अपडेट ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, अपना प्रोफाइल ब्रॉडकास्ट कीजिए। इट इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी। आप अगर देखिए विजिबिलिटी बना पाएंगे ना तो काम अपने आप आएगा। और सेकेंड इज वैल्यू एडिशन। काम जब आए आपको करना आना चाहिए। मैक्सिमम टाइम सीए लोग का मैंने एक चीज देखा है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट पर्सनली और समथिंग, किसी काम के लिए मना मत करो, ठीक है, नहीं मना किए, काम उठा लिए, काम आता ही नहीं, काम खराब कर दिए, तो वो पर्सन आपको कभी भी दूसरे बार लाइफ में काम नहीं देगा। सो व्हेन यू आर श्योर अबाउट द वर्क, टेक द वर्क, डू इट मोर देन द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। तो हमारे बिग फोर में जैसे बोलते थे हम लोग, अबव एंड बियॉन्ड। अब क्लाइंट अगर 100 बोल रहा है तो 120 दो, ठीक है। फीस भले 50 का दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एक काम का काम नहीं है आपका, तो ये मत सोचिए कि ठीक है काम खराब भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि को और काम देगा। तो अच्छा मेरे पास देखिए रिपीट 20-25 क्लाइंट है जो रिपीट क्लाइंट है, आज 3 साल से ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत सारे काम दे रहे हैं। कुछ एक क्लाइंट देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, कुछ एक क्लाइंट आएंगे, कुछ एक क्लाइंट जाएंगे। एक क्लाइंट का साइकिल होता है 3 साल 5 साल, कुछ एक क्लाइंट का साइकिल होता है जो हमेशा रहेंगे आपके पास। जो 3 साल वाले जब जाएंगे ना, तो डोंट थिंक बैड कि आपकी गलती है, वो क्लाइंट हमेशा ही जाएंगे। आप कितना भी आप जान भी दे दोगे उनके लिए ना, तो वो क्लाइंट वो 1 साल 2 साल में कहीं और चले जाएंगे। 5 ईयर में काम करवा रहे थे, 4 ईयर में कर रहे, वहां चले गए, वो उसके बाद 3 ईयर में कहीं करेगा, वहां चले जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दो क्लाइंट। तो क्या है, क्लाइंट को आप डिवाइड कीजिए, अपना कौन है जो रिपीट क्लाइंट है उसको आप टेक केयर कीजिए। सो एबीसी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट नेटवर्किंग के लिए देखिए मेरा हमेशा मानना है, इफ यू कैन ऐड वैल्यू, पीपल विल ऑलवेज लिसन टू यू। तो मेरा देखिए, मेरा बोलना है कि सीए इंस्टीट्यूट के सेमिनार में जाइए, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई बिजनेस का जो मीटिंग वाला जो कोई है, बीएनआई हुआ या ऐसा कुछ हुआ, ट्राई टू ज्वाइन देम। आई एम दो इंस्टीट्यूट का देखिए जैसा भी है गाइडलाइन है या जैसा भी है, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर बेगिंग फॉर वर्क। यू हैव टू टेल दैट यू आर देयर, यू हैव टू टेल दैट यू आर देयर। रोटरी ज्वाइन कीजिए, दैट इज अ वेरी गुड फोरम। वहां पे आपको सिर्फ ये जो सोशल कॉज के साथ में एक फेलोशिप होता है, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी सर्कल ज्वाइन कीजिए। सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो लोग नहीं करते वो काम आने में बोलेंगे अच्छा इनसे करवा लो, राइट। सो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। अब ये नहीं कि आप सिर्फ काम ले रहे हो, कोई डायरेक्ट टैक्स या दूसरा काम आया आपके पास तो आप उनको रेफर कर दो। एंड क्लाइंट को देखिए एक चीज चाहिए, सारे सर्विस एक ही अम्ब्रेला में चाहिए। जो एमएसएमई होता है ना, उसको ये नहीं कि डायरेक्ट टैक्स के लिए किसी और से बात करेगा, अकाउंटिंग के लिए किसी और से बात करेगा। तो टाई अप विथ योर फेलो फ्रेंड्स। आप डायरेक्ट टैक्स वाले सीए फ्रेंड से बात कीजिए,
अकाउंटिंग वाले सीए फ्रेंड से बात कीजिए, और आप तीनों मिलके जाइए किसी के पास। बिलिंग विलिंग क्या इंटरनल है वो आप लोग सेटल कर लोगे, तीनों मिलके जाइए, एक जन फ्रंट एंड होगा, बाकी 2 बैक एंड होंगे, और सारा काम आप एमएसएमई को दीजिए, देखिए काम आएगा आपके पास। लेकिन जब हम जाते हैं ना, सर हम जीएसटी काम करते हैं, तो वो बोलेगा मैं काम तो आपको पूरा दे दूं, बट मेरा तो टीडीएस वाला काम कौन करेगा, पीएफ वाला काम कौन करेगा, और अकाउंटिंग वाला काम कौन करेगा, आज जो कर रहा है सब कुछ कर रहा है। सो दिस कैन बी अ ट्रिक वेयर यू कैन गो फॉर एमएसएमई, जहाँ 3-4 लोग मिलके जाइए, टीम बड़ा बनेगा, और क्या होगा, क्लाइंट भी काम कंफर्टेबली देगा आपको। क्लाइंट भी काम कंफर्टेबल लेगा, और सारा काम खुद भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर राइट, खुद करने लग जाएंगे, एक्सपर्टीज बिल्डअप नहीं हो पाएगी। नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को लोग बोल रहे थे कि आप सिर्फ जीएसटी करते हो, आप कम से कम डायरेक्ट टैक्स भी करो। मैं बोला देखिए 2 चीज है, मेरा एक एक्सपर्टीज नहीं है, दूसरा मेरे को टाइम डायरेक्ट टैक्स में इन्वॉल्व नहीं करना है। आज जीएसटी जितना बड़ा है ना कि मैं चाहूं तो भी मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को दिख रहा है, मैं आज नहीं सोच रहा हूँ, मैं 3 साल बाद की सोच रहा हूँ। 3 साल बाद जब लिटिगेशन आएगा, असेसमेंट आएगा, ऑडिट आएगा, तब मेरे वो डायरेक्ट टैक्स वाले क्लाइंट छोड़ेंगे नहीं, तब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। So that is how it is. You try to build your niche in one area and try to find partners. बिल्कुल सर, बाकी 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया सर हमने आपका। नहीं बिल्कुल। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक छोटा सा, आपने जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में दैट यू हैव वर्क विद मिनिस्ट्रीज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, एसोसिएशन वगैरह, इनके साथ आपने काम किया हुआ है, तो इनका एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर देंगे कि भाई ये कैसे प्लेटफॉर्म्स है, क्या आपको मतलब वैल्यू ऐड दे सकते हैं, किस तरह से ये, मतलब इसका कुछ भी एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो। राइट। सो जनरली क्या हुआ, जब मैंने कार्वी ज्वाइन किया तो हमारा रिक्वायरमेंट था एज अ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को सामने रखना। सो द प्लेटफॉर्म वाज वन इज आई वाज डूइंग सेमिनार्स विद आईसीएआई, आईसीएमएआई या आईसीएसआई, और जैसे एचएमए, सीएमए, ऐसे बड़े बड़े फॉर्म के साथ, फिक्की के साथ। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं एक चार्जर लेकर आ रहा हूँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड ना। श्योर। किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं, हम सेशन बस एंड ही करने वाले हैं अभी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। वैसे आज का सेशन काफी अच्छा रहा। प्रियंका भी लाइन पे है, तो प्रियंका आप कुछ कहना चाहते हो? हाय पीयूष। हाय मेकला। हाय। काफी इंटरैक्टिव सेशन था। लाइक जीएसटी में मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बट काफी चीजें मुझे पता चली आज। सुनने में अच्छा लगा। हाँ, काफी अच्छा लगा, मतलब इतना नॉलेज फ्रॉम अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस लाइक कंसल्टेंसी का भी, इंडस्ट्री का भी, तो काफी नॉलेज मिली मुझे आज। ओके। हाँ सर, सर आ गए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेरी, सो क्या है, ये एसोचेम और जो फिक्की और सब है ना, दे कीप ऑन डूइंग सेमिनार्स, और सेमिनार में इनको ऐसे लोग चाहिए जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस हो, हु कैन टॉक अबाउट द टॉपिक, राइट। तो जो ये फिक्की हुआ, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री हुआ, ये सारे जो थे, ये बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस इन जीएसटी, बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस इन इनडायरेक्ट टैक्स एंड माय एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इश्यूज, सो देयर आई वेंट एज अ थॉट लीडर, कि एज अ थॉट लीडर आई स्पोक कि भाई जीएसटी में क्या होना चाहिए, जीएसटी में इश्यूज कैसे आएंगे, जीएसटी में इश्यूज हैंडल कैसे करने हैं, राइट। तो देयर ऑल। और एमएसएमई का क्या है कि इनके वी आर वर्किंग विद इंटेल, कार्वी में वी आर वर्किंग विद इंटेल। तो इंटेल के जो एक वर्टिकल के हेड है, उन्होंने मुझे एमएसएमई से इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट। तो एमएसएमई में क्या है, व्हेन जीएसटी वाज कमिंग, दे इंट्रोड्यूस सम सेमिनार, सो दे कॉल्ड मी एज अ स्पीकर। सो एक दो सेमिनार बहुत अच्छा गया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है वहां पे मैंने बोला था, जिसमें एमएसएमई के मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो ही लेटर ऑन ही आस्क्ड सेपरेटली फॉर माय प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला कि अपने पीए को कि इनका प्रेजेंटेशन एक बार मंगवा लीजिए, he might be using it somewhere as a talking point and all. So आज भी मैं उनसे टच में हूँ, ठीक है। So क्या होता है कि you have to develop yourself in such a way कि लोग आपको बुलाएं कि भाई ठीक है, आप बात जब कर रहे हो तो you talk sense, you talk about something which others want to listen to, right? So धीरे धीरे क्या होता है, जब आप जीएसटी में काम करोगे 1 साल 2 साल 3 साल, ये स्किल आएगा।
बट इसके लिए क्या है, आपको एक पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा मानता हूँ कि वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर गुड एट एग्जीक्यूशन, पर जब दिखाने की बात आती है ना कि मेरे को ये आता है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। जब बात आती है कि नहीं मेरे को 10 लोग के सामने जाके बोलना है, तब वो लगता है तू बोल दे, मैं मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, लोग तभी आएंगे जब आपको देखेंगे और जानेंगे। So we always believe कि you have a forum, you share your thoughts, and then you share your thoughts in such a way that okay, people will understand, okay, he has handled something, he knows something about the issue, then they will call you. So this is how हाँ। तो आप सर हमेशा से आप मतलब पब्लिक स्पीकर थे या फिर आपने भी जैसे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मोस्टली देखिए याद है मेरे को, PwC में सिर्फ एक सेमिनार मैंने किया था, वो भी याद है मुझे कि वहां पे डायरेक्टर या पार्टनर लेवल पे ही सेमिनार हो सकते हैं, उससे नीचे नहीं करते हैं। तो बाय सर्टेन रीजन वहां पे बाकी लोग की तबीयत खराब थी, तो मुझे बोला गया गो टू विजयवाड़ा, राइट। तो उसके पहले आई वाज विद रोट्रैक्ट एंड रोटरी, रोट्रैक्ट आपको आइडिया होगा, तो मैं उसमें था, बट नॉट अ काइंड ऑफ फोरम और सेमिनार वेयर आई एम टॉकिंग समथिंग टेक्निकल। तो देयर आई स्टार्टेड टॉकिंग। कार्बी में अराउंड मैंने 1.5 साल में अराउंड 75 सेमिनार हैंडल किए हैं। एंड 75 सेमिनार मतलब मेरे को याद है एक सेमिनार था मेरा दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन में सेमिनार था मेरा, जिसमें 1000 लोग भरे हुए थे उस पूरे हॉल में, और सारे के सारे ट्रेडर्स और सबके सब गुस्सा की जीएसटी क्यों आ रहा है, बिकॉज टेक्सटाइल में क्या था, ना एक्साइज था ना वैट था, और वो सारे चिल्लाने लग गए। तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि देखिए आप चिल्लाएंगे या नहीं चिल्लाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ आया हूँ ये बोलने के लिए कि जीएसटी आने वाला है, आपके चिल्लाने से भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। तो बेटर है कि सुन लीजिए, सुन के आप अगर कोई पॉइंट है तो आप मिनिस्ट्री को जाके बोलिए, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप मिनिस्ट्री को पॉइंट बताएं कैसे। तब उन्होंने अराउंड मेरा 1.5 से 2 घंटे का सेमिनार चला। उसके बाद उनके बहुत सारे फोरम में मेरे को बुलाया गया। आज आई एम एडवाइजरी फॉर द कॉर्रुगेटेड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इंटायर इंडिया में अराउंड 500 मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है जिसमें मैं उनका कंसल्टेंट हूँ। तो दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है कि जीएसटी काउंसिल को अगर कुछ लिखना पड़ता है तो वी हेल्प टू ड्राफ्ट देम, कि ड्राफ्ट करके उनको हम बोलते हैं कि भाई ये इश्यूज है, ऐसे आप लिख सकते हो वहां पे। तो दैट इज हाउ इट इज, बट इट्स नॉट ए वन डे कि आप ऐसा कर लोगे, इट्स ग्रेजुअल। आपको लगे रहना है, ग्रेजुअली साल 2 साल 5 साल में अपने आप धीरे धीरे चीजें थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन मिली ये सब चीज़ें सुनकर। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, तो बाकी क्लोजिंग रिमार्क्स सर जो भी आप कहना चाहें। बाकी मतलब एक लास्ट ये भी था कि थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, जैसे 1-1.5 साल से कोविड पीरियड चल रहा है, तो काफ़ी सीएज हैं जिनकी स्टार्टिंग से ही जॉब नहीं लगी है, कोई है कि जिसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया, प्रैक्टिस नहीं चल रही, मतलब सीएज आर थोड़ा वो डिप्रेस्ड है, तो उनके लिए थोड़ा सा कोई टॉनिक जो आप देना चाहते हो। राइट। देखिए सर, बैड फेज सबके लाइफ में आता है। देखिए ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में स्टार्टिंग से आज तक गुड फेज ही है, बैड फेजेस आए हैं, ऐसे भी बैड फेजेस आए हैं विच आई कैन नॉट इमेजिन कि आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचना गलत होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या पास कर लिया मैंने तो मेरे पास नोटों का बंडल भरा होगा, आरबीआई जाके पैसे देगा, ठीक है। अल्टीमेटली परसेप्शन जो लोगों का होता है ना कि किसी ने सीए पास कर लिया, अरे उसके पास तो 10 लाख का जॉब होना चाहिए, वो तो अपने आप, उसको तो क्या रोटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्टीमेटली स्ट्रगल देखिए सबका है, राइट। अपने अलग अलग लेवल के स्ट्रगल है। तो मैं हमेशा जब भी अपनी वाइफ से या घर पे बात करता हूँ तो बोलता हूँ मुकेश अंबानी को भी कोई ना कोई स्ट्रगल होगा, पैसे का नहीं होगा, किसी और चीज का होगा, ठीक है। तो सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट कोविड में क्या हुआ है कि ये जो बाहर जाना बंद हुआ है, लोगों से मिलना जो बंद हुआ है ना, इससे लोग डिप्रेस हो गए हैं, राइट। सेकेंड जो एक पता है क्या होता है कि जब आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब जॉब नहीं लगती ना, तो एक थॉट आता है कि आर यू रियली वर्दी, आप क्या रियली ऐसे वर्दी हो कि आप जॉब कर सकते हो, या फिर आपका स्किल है क्या। तो 6 महीना साल भर में क्या हो रहा है कि आपको लगेगा आपका कोई स्किल है ही नहीं, आप काम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट टुडे, सिचुएशन चेंज होगा। देखिए मैं मानता हूँ 6 महीना से साल भर में सिचुएशन वापस चेंज होगा, इंडस्ट्री वापस बेटर होगी, हायरिंग होंगे, ठीक है। तो डोंट गेट डिप्रेस, यूटिलाइज टाइम इन एक्वायरिंग सम नॉलेज, राइट। आप कुछ नॉलेज एक्वायर करो, और कहीं पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरा हमेशा मानना है कि ट्राई टू गिव स्किल टू वैल्यू टू क्लाइंट, ठीक है।
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट न्यू क्लाइंट, बिकॉज क्या फिजिकल मीटिंग नहीं हो रहा है। मैं हमेशा मानता हूँ, स्टार्टिंग से ही मानता हूँ, फिजिकल मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो वर्चुअल मीटिंग नहीं ले सकता, कहीं भी नहीं ले पाएगा। आप एक क्लाइंट के सामने बैठ के बात करो, चाय पे बात करो, और आप स्काइप पे बात करो, वो जो डिफरेंस है वो हमेशा ही रहेगा। तो मेरा मानना है, देखिए चीजें चेंज होंगी, 6 महीने में चेंज होंगी। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगता है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जॉब चाहिए, आप अपने खुद की सुन लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सामने वाला आके आपको पैसे देंगे। और हम तो देखिए उस क्लास में आ गए कि मोदी जी भी हमको कोई पैसे नहीं देंगे, देने वाले को दे रहे हैं। फ्री वैक्सीन लग रही है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ भी फ्री में मिलने वाला नहीं है। स्ट्रगल भी देखिए फ्री नहीं है, हमने पैसे खर्चे किए, हम सीए बने, 3 साल हमने आर्टिकलशिप किया, उसके बाद भी स्ट्रगल है, ठीक है। तो ऑलवेज डोंट थिंक दैट यू आर अलोन हियर, वी ऑल आर टुगेदर, ठीक है। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अपने लोगों पे देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट थिंक कि एकदम आप अकेले ऐसे हो, दुनिया के एक ही इंसान हो जो जॉब नहीं है। बहुत लोगों की जॉब गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट कीजिए, राइट अपॉर्चुनिटी आता है तो आपको मौका मिलेगा। बट मेरा एक ही और मानना है कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में जो भी जॉब मिले आप कीजिए। डोंट सी कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला, जंप नहीं मिला। उससे पता है क्या होता है, आप जब जॉब ज्वाइन कर लोगे ना, कहीं भी करो, छोटी जगह बड़ी जगह कहीं भी करो, आपका एक आउटलुक चेंज होता है, आप ऑक्यूपाइड हो जाते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या है, लोग ऑक्यूपाइड नहीं है। लोग ऑक्यूपाइड नहीं है मतलब फिर सोचना चालू करते हैं, अरे मैं क्या करूंगा, मेरे तो कुछ करने को ही नहीं है, राइट। तो अगर किसी फ्रेंड का प्रैक्टिस है, आप कुछ नहीं करते हो, आप ज्वाइन कर लो, आप उसको हेल्प करो। किसी सीनियर के यहाँ है, आप उनको बोलो कि सर मैं आपके ऑफिस में आ सकता हूँ क्या, काम कर सकता हूँ क्या। आप क्या है, आपका टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू गेट जॉब समवेयर। क्या आप बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये चीज मैंने यहाँ लास्ट 3 महीने में किया है, ठीक है। इंडस्ट्री भी देखिए, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं देना चाहती है, सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट नाउ, ठीक है। ये 3-4 महीने में जब सिचुएशन इंप्रूव होगी, जब इकोनॉमी बेटर होगी ना, तो जॉब्स ओपन होंगे, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, प्रैक्टिस भी जमेगा, राइट। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सर। अगर किसी के क्लोजिंग क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हमने काफ़ी टाइम ले लिया सर का। हम कमिटमेंट हमारी 1 घंटे की थी, हम ऑलमोस्ट सवा घंटा हो गया है हमें। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दो, अदरवाइज सर बाकी काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा। मतलब हमने काफ़ी सारे सेशंस किए हैं, जितना मज़ा आज सुनने में आया है, मतलब मन नहीं भर रहा है, टाइम हो गया लेकिन मन नहीं भर रहा है कि यार चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर ले। एक तो मतलब एक तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और दूसरा जीएसटी अपने आप में ऐसा है कि जीएसटी में कितना ही कुछ डिस्कस करते रहें, तो बाकी टाइम की समय की थोड़ी सीमा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक सेशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अधूरी रह गई हैं। बिल्कुल। एक साइकिल हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मिकला कुछ कहना चाहते हो आप? थैंक यू सो मच सर। मतलब आपका अपना टाइम देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, प्रीशियस टाइम। आपने बोला था कि संडे मेरा फ्री नहीं होता है, बट आपने मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच बाय हार्ट। एंड आई विश कि हम आपके साथ में एक नेक्स्ट सेशन कर सके कभी भी, लाइक नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो यू विल बी फ्री दैट टाइम। बिल्कुल। आप जब भी सेशन करना हो मुझको एडवांस में बताना। मेरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आई कीप ऑन टेकिंग सेशन फॉर आईसीएमए का मैं इंटरनल फैकल्टी हूँ उनका, तो तीनों जो बैचेस है जीएसटी का उसमें पढ़ाता हूँ, प्लस मैं बहुत सारा बुक राइटिंग या वैसा काम भी करता हूँ। तो जैसे जीएसटी का आईसीएमए का मैंने बुक भी लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैं ऑक्यूपाइड होता हूँ। तो मैं ट्राई, भले मैं फीस कितना रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कि खाली नहीं बैठूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, 24/7 घर में बैठना है, फैमिली के साथ ही हूँ, काम करते जाता हूँ। तो जब भी हो थोड़ा एडवांस आप मेरे को बता दोगे तो मैं प्लान कर लूंगा। हम वैसे ट्राई करते हैं सर कि मतलब 7 से 10 दिन पहले हम बिल्कुल इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि हमें भी टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को बार बार इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब जाके उनके माइंड में फिट होती है कि हाँ भाई कुछ सेशन है, राइट। तो 7 से 10 दिन पहले बता देते हैं। बाकी चलो फिर क्लोज करते हैं सर। थैंक यू सर थैंक यू सर टाइम देने के लिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू।
ओके मिथिला, बाय बाय।